देखो डायरेक्शन मैग्नेटिक में जो मैग्नेटिक चैप्टर है इसमें लिखते हैं डायरेक्शन और यहाँ लिखते हैं रूल और यहाँ लिखते हैं वर्किंग। तो डायरेक्शन में सबसे पहले कैपिटल बी की डायरेक्शन ऑफ कैपिटल बी ड्यू टू स्ट्रेट वायर। क्या रूल है? राइट हैंड रूल है। रूल का नाम है राइट हैंड रूल। काम कैसे करता है? वर्किंग देखते हैं। तो राइट हैंड का जो थंब है, थंब along flowing current, और जो ऑल फिंगर्स हैं, ऑल फिंगर्स टूवर्ड्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और फिर कर्लिंग ऑफ फिंगर्स gives डायरेक्शन ऑफ बी। जो डायरेक्शन ऑफ बी है ना, कर्लिंग फिंगर्स एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बताती हैं, और जो कि कर्व होती हैं तो डायरेक्शन के लिए उस पर टेंजेंट बनाना पड़ता है। जैसे मान लो स्ट्रेट वायर ये है जे के, करंट ये है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो रूल का नाम है राइट हैंड, ऑल द फिंगर्स शुड बी अलोंग द ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। अब कर्लिंग करें तो कर्लिंग करने से पता चल गया कि फिंगर्स कैसी जा रही हैं, अंदर की तरफ। तो आपने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है तो अब थंब जो है आपका करंट के साथ, फिंगर्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। अब फिंगर्स कैसे आएंगी? बाहर की तरफ। एक्चुअल में देखो तो आपकी जो फिंगर्स हैं पूरा एक चक्कर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? ऐसे कर्लिंग करोगे तो कर्लिंग करके ऐसे बाहर निकलेंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये आपकी कैसी होती हैं? क्लोज कर्व होती हैं। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी हो और उसके किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो टेंजेंट बना दी जाती है, ठीक है। बट अभी अगर आपसे पूछा जाए इस तरफ कैसी होगी तो आप बोलोगे अंदर की हो, क्योंकि अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो अंदर ही तो जाएगी, और यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो बाहर ही तो आएगी। तो एक तो ये रूल हो गया। फिर है आपका कैपिटल बी की डायरेक्शन निकालते हैं। आ जाओ बेटा। डायरेक्शन ऑफ कैपिटल बी ड्यू टू कर्व वायर। अब देखो कर्व वायर कहाँ मिलेगा? क्वाइल में मिलेगा। कर्व वायर कहाँ मिलेगा? लूप में मिलेगा। कर्व वायर कहाँ मिलेगा? सॉलिनॉइड में मिलेगा। कर्व वायर कहाँ मिलेगा? टोरॉइड में मिलेगा। इन सभी में कर्व वायर मिलेंगे। और अगर कोई नाम छूट रहा होगा तो उसको भी शामिल कर लो। इसमें जो रूल लगता है उसका नाम क्या है? राइट हैंड रूल। रूल का नाम है राइट हैंड रूल। काम कैसे करता है? तो यहां पर जो है ऑल फिंगर्स शुड बी कर्व्ड along flowing current। आप अपनी सारी फिंगर्स को मोड़िए, along द करंट मोड़िए, और बस जैसे ही तुम ये काम करते हो तो जो थंब होता है गिव्स डायरेक्शन ऑफ बी। थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ बी। जैसे सपोज कर लीजिए कि सॉलिनॉइड की बात करते हैं। एक ये सॉलिनॉइड बनी हुई है। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो
ऑल द फिंगर्स शुड बी कर्ड अलोंग द करंट। आप करंट के साथ ही फिंगर्स को मोड़ दो तो थंब ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगी। टोराइड में देखते हैं, टोराइड में सॉलिनॉइड को ही सर्कल में बदल देते हैं। अब मान लेते हैं इसमें करंट ऐसे चल रही है तो देखो ये गई करंट ये, और यहां से ये आई। यस, तो अब देखो यहां पे बात करते हैं तो देखो फिंगर्स को करंट के साथ करो, अंगूठा अंदर जाएगा। और हर जगह पे जब आप रहोगे तो सॉलिनॉइड के केस में एक्सिस पर ही रहेंगे हमेशा, टोराइड के भी केस में एक्सिस पे ही रहेंगे। लूप की बात करते हैं, लूप में करंट ऐसे है तो फिंगर की कर्लिंग करंट के साथ करिए, थंब क्या गया बाहर की तरफ। लूप में करंट ऐसे है तो ऑल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड शुड बी अलोंग द करंट, थंब कैसा गया अंदर की तरफ। ठीक है। अब अगर कैपिटल बी की डायरेक्शन में और कुछ काम किया जाए तो तुमने क्या किया, कुछ नहीं, दो ही रूल हैं। और अनलकली जो है दोनों के नाम क्या है, राइट हैंड रूल है, क्योंकि दोनों ही केस में राइट हैंड यूज होता है, लेकिन दोनों की वर्किंग एकदम अलग है। तो एक तो तुमने डायरेक्शन को लेकर के ये वाला फेज क्रॉस किया था, और जब इस वाले फेज को क्रॉस कर लिया था तो फिर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आ गई थी, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा ही रहेगा, एक साथ सब लिखे रहेंगे तो मिसमैच नहीं हो पाएगा, कहाँ किसकी मैचिंग करानी पता चल जाएगा। बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ एफएम ऑन चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, तो रूल का नाम क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्रॉस प्रोडक्ट रूल, क्योंकि चार्ज के पार्टिकल पर जो फोर्स की वैल्यू निकलती है इस फार्मूले से निकलती है V क्रॉस B, इसलिए रूल का नाम था क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल कहता है कि ऑल फिंगर्स सेट along फर्स्ट वेक्टर। अब इस सिचुएशन में फर्स्ट वेक्टर का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी। भाई यहां पर आप देखो ना, पहले नंबर पे कौन सा वेक्टर है, वेलोसिटी है। और फिर छोटे रास्ते को फॉलो करते हुए फिंगर्स को मोड़ना है टुवर्ड्स द दूसरा वेक्टर। अब फॉलो शॉर्टेस्ट पाथ and curl all fingers towards सेकेंड वेक्टर। यहां पे जिसको मैं लिख रहा हूं सेकेंड वेक्टर, उसका मतलब क्या है, कैपिटल बी, उसका मतलब है कैपिटल बी। ऐसा करने पर जो डायरेक्शन ऑफ थंब होगा दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऐसा करने पर डायरेक्शन ऑफ थंब इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ एफएम। ये अब सपोज करिए कि कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्शन में ऐसी है और प्रोजेक्टेड चार्ज की वेलोसिटी ऐसी है, तो अब V क्रॉस B में हमेशा पहला वेक्टर कौन होगा, V, और दूसरा कौन होगा, B। तो ये लीजिए, ऑल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड शुड बी सेट अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, V की तरफ सेट कर दिया। ये लंबा रास्ता, ये छोटा रास्ता, फॉलो द छोटा रास्ता, और फिंगर को मोड़ो टुवर्ड्स द दूसरा वेक्टर। अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ होगा।
ठीक है ना। अच्छा अगर ऐसा कर दें, ये यहाँ पर बी ले आए और यहाँ पर बी ले जाएं, तो फिर ऑल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड शुड बी अलोंग द फर्स्ट वेक्टर। थंब की तरफ, बी की तरफ चले, अंगूठा किधर जा रहा है, बाहर की तरफ, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर आपने जो है एफएम की डायरेक्शन निकाली थी, फ्लेमिंग को केवल मैंने एक ही बार यूज किया और एक बार और यूज करेंगे जब इंड्यूस्ड की बात करेंगे, और अदरवाइज आप कंफर्ट जोन में अगर रहो ना तो फ्लेमिंग को 4 जगह यूज किया जाता है, फ्लेमिंग यहां पर भी आ जाते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन है। तुम अपने माइंड में सेट करो कि फ्लेमिंग को तुमको, अभी तक तुमने फ्लेमिंग को केवल एक बार यूज किया जब फोर्स बना है करंट वायर पर, और आगे हम यूज करेंगे जब हम बात करेंगे इंड्यूस्ड करंट की, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आएगा, तो कोई कंफ्यूजन का चांस ही नहीं है, एक बार यहां लेफ्ट हैंड और एक वहां पे राइट हैंड। तो अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ एफएम ऑन करंट वायर, यानी कि फार्मूला था हमारे पास में आई एल क्रॉस बी इन केस ऑफ स्ट्रेट वायर, और अगर वायर कर्व शेप है तो एल का मतलब क्या था, वेक्टर लेंथ। तो इसके लिए हमने किसको याद किया था, फ्लेमिंग के रूल को याद किया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलरली सेट कर दीजिए, यानी कि थंब के साथ जो फिंगर है फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर सेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और उसी सीक्वेंस में थंब के पास ही फोर फिंगर होती है, तो थंब मीन्स फादर मीन्स फोर्स, फोर फिंगर मीन्स मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर मीन्स चाइल्ड मीन्स करंट। अब इनमें से कोई 2 दिए जाएंगे, तीसरा आपको निकालना होगा। चाहे तो आप यहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, लेकिन हमने जो है इंटरसेक्शन नहीं होने दिया है कि हम आपको एक ही रूल 2 जगह नहीं लगा रहे हैं। आप देखो यहां पर भी हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, पहले यूज कर चुके हैं ना। और भी रूल है, मैक्सवेल का रूल है, स्क्रू रूल है। तो दिक्कत यहां पर यह कि एक से ज्यादा रूल जानने का मतलब है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैक्सवेल का रूल जो है वो भी कई जगह पे नाम आएगा, कभी उसका स्क्रू रूल है, कभी राइट हैंड रूल है। तो जो बताया गया है वो रिवाइज कराया गया, और देख लो कहीं कोई दिक्कत हो किसी डायरेक्शन को लेकर के। अब एक बार हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करेंगे जब हम इंड्यूस करंट पढ़ रहे होंगे, ठीक है, क्लियर। अब बताइए टॉर्क निकालने की कंडीशन क्या है, टॉर्क होता क्या है ये नहीं पूछ रहा हूं, टॉर्क निकालने की जो कंडीशन है वो क्या है ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। टॉर्क निकालने की कंडीशन, क्योंकि कंडीशन बताओगे तो टॉर्क क्या होता है ये पता। टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। जहां ये होता है वहां पर चीजें रोटेट करती हैं। बिना टॉर्क के रोटेशन हो ही नहीं सकता। टॉर्क की वजह से जो वर्क डन होता है उसको निकालने का फार्मूला अलग होता है, और फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है उसको निकालने का फार्मूला अलग होता है। तो टॉर्क की कंडीशन क्या है, यानी ये रफ वर्क है, आपके रिवीजन की बात है कि कंडीशन फॉर टॉर्क, यहां पे प्योर टॉर्क की बात हो रही है। रोटेटरी मोशन अपनी ही जगह पर घूमता रहे, जगह ना बदले,
तो उस केस में टॉर्क को प्योर टॉर्क कहते हैं। जब कोई चीज़ रोटेट करती है और साथ में जगह भी बदलती है तो वहाँ पे रोटेटरी भी है, ट्रांसलेटरी भी है। स्टैंड पर खड़ी साइकिल के पहिए को अगर आप देखें तो वहाँ पे प्योर टॉर्क है, जगह नहीं बदल रही है। लेकिन अगर सड़क पर चलती हुई साइकिल का पहिया है तो वहाँ पर टॉर्क भी है, ट्रांसलेटरी भी है। यहाँ प्योर टॉर्क की बात हो रही, कंडीशन फॉर प्योर टॉर्क। टॉर्क आ जाए तो उसकी शर्त क्या है? एनीवन? टॉर्क की शर्त क्या है? 2 इक्वल फोर्सेस रिक्वायर्ड। 2 इक्वल फोर्सेस रिक्वायर्ड। देखो एक पॉइंट आपको और रिवाइज कराते हैं। ये हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसने दी है? तो पॉजिटिव चार्ज ने दी है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है। और भी लाइनें बना सकते हैं लेकिन नहीं बना रहे। और हमने यहाँ पर इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया भाई, लाइक दिस रख दिया। ये लीजिए, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया। यहाँ पे प्लस चार्ज था और यहाँ पर माइनस चार्ज था। तो प्लस वाले इस वाले चार्ज ने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी तो उससे फोर्स बना होगा। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी, वो निगेटिव को क्या करेगी? खींचेगी। क्योंकि हमको पता है कि निगेटिव पर लगने वाले जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो फील्ड से जस्ट क्या होती है? अपोजिट। तो ये प्लस वाला चार्ज तो ऐसी फील्ड दे रहा होगा ना, तो निगेटिव पे लगने वाला फोर्स ये, तो फोर्स हो गया क्यू ई डैश। इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई डैश मान लिया। अच्छा, ई डैश निकलेगा कैसे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक का आर जो भी होगा देख लिया जाएगा। और ये वाला आर देखो अलग है भाई, यहाँ से यहाँ तक का आर अलग है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे होगी? अलग होगी। तो मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और अब इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्यू ई लगेगा। तो यहाँ पर है क्यू ई डैश, यहाँ पर है क्यू ई। ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसी के पैरेलल, चाहे आप इसके पैरेलल या इसके पैरेलल, मैं किसी एक के पैरेलल, तो जो ये वाला फोर्स है क्यू ई डैश, उसी के पैरेलल मैंने एक रेफरेंस लाइन ली और इस क्यू ई के कंपोनेंट कर लिए। तो एक कंपोनेंट यहाँ पर आया, समझना बात को, ये, और एक कंपोनेंट यहाँ पर आया। ये क्यू ई फोर्स था भाई। तो एक कंपोनेंट यहाँ पर आया, ये कंपोनेंट है, और एक कंपोनेंट यहाँ आया। तो देखो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट आपस में कैसे हैं? एंटी पैरेलल, लेकिन वैल्यू में कैसे हैं? अलग अलग। ठीक है ना। तो यहाँ पे टॉर्क होगा, हाँ होगा, लेकिन साथ में सिचुएशन भी बदलेगी, जगह भी बदलेगी। लेकिन अगर आपको प्योर टॉर्क चाहिए, एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिया कि अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो दो फोर्सेस मिल करके टॉर्क तो बनाते हैं, लेकिन वो दोनों चूंकि वैल्यू में कैसे होते हैं? अनइक्वल। तो टॉर्क भी बनाते हैं, उसकी जगह भी बदलते हैं। और एक देखो अभी भी फोर्स रह गया है जो कि अभी एंगेज नहीं हो पाया है, तो ये भी अपना काम करेगा। तो कभी आपका डाइपोल इधर, कभी इधर, कभी इधर घूम भी रहा होगा और इधर उधर शिफ्ट भी हो रहा होगा। तो बड़ा ही अजीब तरीके का मोशन करेगा वो। लेकिन अगर हमें प्योर टॉर्क चाहिए तो प्योर टॉर्क की पहली शर्त ये है कि दो इक्वल फोर्सेस चाहिए। 2 इक्वल फोर्सेस रिक्वायर्ड। 2 इक्वल फोर्सेस रिक्वायर्ड अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों के दोनों डायरेक्शन में अपोजिट होने चाहिए। एंड पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन। दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पैरेलल होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि ये मार्कर रखा हुआ है, ये रहा मार्कर, और इस पर आपने दो फोर्सेस लगाए। एक फोर्स ये है 6 न्यूटन का और एक फोर्स ये है 6 न्यूटन का। ये नहीं चलेगा। यहाँ पे दोनों फोर्सेस इक्वल तो हैं,
डायरेक्शन में अपोजिट भी हैं, लेकिन दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कैसी है, कॉन्साइड कर गए। लाइन ऑफ एक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऊपर वाले 6 न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन ये है और नीचे वाले 6 न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन आपस में क्या कर रही है, कॉन्साइड, टॉर्क नहीं बनेगा। एक बार फिर से मार्कर को ले लिया, ये रहा मार्कर, और अब हमने 6 न्यूटन लगाया ये, और 6 न्यूटन लगाया ये। अब देखिए टॉर्क बनेगा, अब टॉर्क बनेगा क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। लाइन ऑफ एक्शन कैसी है, पैरेलल। इधर वाले 6 न्यूटन की डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन में डॉटेड लाइन बना दो, वही लाइन ऑफ एक्शन बन जाती है। और इधर वाले 6 न्यूटन की डायरेक्शन ये है। अब दोनों लोग टॉर्क बनाएंगे। आप इस प्रैक्टिकल वे में देख लो ना, ये डस्टर है, ये ऐसे पकड़ा हुआ है। अब क्योंकि ये वर्किंग हम करेंगे तो हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे इस डस्टर को घुमाना है, तो अंदर की बात यह कि मैंने इस वाले फिंगर से इधर फोर्स लगाया, इस वाले फिंगर से इधर फोर्स लगाया, तो क्या बन गया, टॉर्क। तो टॉर्क बनने की जो शर्त है वो बोर्ड पर लिखी हुई है। अच्छा, शर्त अगर फॉलो हो गई टॉर्क बनने की, तो टॉर्क निकाला कैसे जाता है, तो टॉर्क को हम लोग टाउ से लिखते हैं, और टाउ बराबर होता है फोर्स वैल्यू। भाई दो फोर्स है, किसी भी एक फोर्स की वैल्यू ले लो, फोर्स वैल्यू, और साथ में लिखा जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन, बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन, सही से लिखें, बिटवीन पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन, पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। ये है टॉर्क निकालने की कंडीशन। अब जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और यहां पर अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देते, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस वाले पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स ये होता QE, और इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स ये होता QV। क्योंकि यूनिफॉर्म है तो इस जगह पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो यहां पर भी E रहेगी। अब देखिए दोनों के दोनों फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन के साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों फोर्स वैल्यू में कैसे हैं, बराबर। लाइन ऑफ एक्शन कैसा है, पैरेलल, तो ये रोटेट करेगा, प्योर रोटेटरी, ये अपनी जगह नहीं बदलेगा। जैसे सीलिंग फैन अपनी जगह पर ही लगा हुआ है और रोटेट करता है, ऐसे ये भी करेगा। और फिर तो अंदर की बात आपको पता है कि ये पूरा चक्कर नहीं लगा पाता था, ये क्या करता था, ऑसिलेटरी मोशन, कुछ देर रोटेट करके एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, पर अपनी जगह नहीं बदलेगा। तो जब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को छोड़ देते हैं, तो बड़ा ही अजीब और इरेगुलर तरीके से घूमता है, जगह बदलता है, घूमता है, जगह बदलता है। तो इस तरीके से रोटेशन करता है ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्योर रोटेटरी। याद आया कि भूल गए हो? अब ये उसी सिचुएशन पे डिस्कशन हुआ था कि क्यों ऑसिलेटरी करता है। जैसे अगर हम अपने रिस्ट को रोटेट कराएं, पूरा चक्कर लगा सकते हैं? नहीं, पूरा चक्कर नहीं लग सकता। यहां पर भी इस वाले केस में पूरा चक्कर नहीं लगता था। तो ये टॉर्क का रिवीजन है, यानी कि फर्स्ट टाइम आपको नहीं बता रहे हैं, ये बात तो कंफर्म हो गई कि आप पहली बार इसको नहीं देख रहे हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल में इसके बारे में बात हो चुकी है। टॉर्क की मौजूदगी में वर्क डन कैसे निकलता है? W फॉर वर्क डन इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, क्योंकि टॉर्क जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा, तो टॉर्क माने टाउ, डी थीटा माने छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर इंटीग्रेशन नहीं लगाओगे तो ये छोटा वर्क डन बन जाएगा, छोटा वर्क डन। तो कंप्लीट वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, अकेले dx का x तो अकेले dw का w, टाउ डी थीटा।
ये वो सारी बातें हैं जो आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में कराई गई हैं। आज इस चैप्टर में इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, चलो देखो क्या है रिक्वायरमेंट। हेडिंग और टॉपिक का नाम बाद में डिस्क्लोज करेंगे। हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख दी है एक करंट लूप। लूप चाहे जैसा ले लो आप, लूप आप इस तरीके का भी ले सकते हो, लूप आप सर्कल भी ले सकते हो, लूप आप रेक्टेंगुलर भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन तरीका ये होता है, यानी वे ये होता है कि अगर हम कोई लूप ले रहे हैं तो समय ज़रूरत पड़ने पर उस लूप के बारे में सब कुछ बता सके। जैसे अगर ये लूप हमने लिया, समवन से इसकी बताओ लेंथ कितनी है, तो अब इसकी लेंथ निकालने का कोई हमारे पास ज्योमेट्रिकल फार्मूला नहीं है। अगर आपने लूप ऐसे लिया तो बता दोगे 2πr, और ऐसे लिया तो बता दोगे पेरीमीटर ले लिया जाए। तो जनरली लूप ऐसे लिए जाते हैं जिनके बारे में आप पता करते हो, आपको अच्छे से पता हो कि हाँ इसका अगर कभी कोई फीचर बताना पड़ा तो बता सकें। तो हमारे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक लूप रखा हुआ है, तो उसको ज़रा सा पहले पिक्चराइज करना है। तो ये रहा लूप, चलिए ऐसे बना देते हैं। डायग्राम 3D का है, लेकिन 3D में बनाने के लिए उसको हटाएं, इसको भाई थोड़ा एफर्ट्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। तो चलिए डायग्राम में कैसा बनाना चाहता हूं देखिएगा बोर्ड पर। मान लीजिए कि ये लूप है, ये लूप है, ये कॉपी लूप है। तो बोर्ड पर इस कॉपी को ऐसे सेट करना है, और मैग्नेटिक फील्ड ये है, इस डायग्राम को बनाना है। तो बोर्ड पर इस कॉपी को सेट करना है, दैट इज द लूप। रेक्टेंगुलर ले रहे हैं, आप किसी भी शेप का ले सकते हो। तो ये रहा, मैंने लूप बनाया। पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कैपिटल B इसकी वैल्यू है, और इस पर एक लूप रखा हुआ है। ये लूप हो गया। जो सिचुएशन अभी दिख रही है एक्चुअल में वो नहीं है। रियलिटी में क्या है, रियलिटी मैंने अभी दिखाई थी, लूप ऐसा है इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। तो मैंने सपोर्ट में ये डायग्राम भी बना दिया। यानी कि जो डायग्राम मैंने बनाया है, एक बार फिर से देखो, ये ब्लू वाला जो मार्कर है ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो कॉपी है वो लूप है। यानी कि लूप का जो एरिया वेक्टर है वो B के साथ कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। तो यहां पर जो डायग्राम बनाया गया है उसमें एंगल बिटवीन कैपिटल B एंड एरिया वेक्टर कैपिटल A फॉर लूप इज इक्वल टू है 90 डिग्री। लूप का नाम है MNJK। MNJK ABCD नहीं ले रहे हैं क्योंकि B फॉर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो लूप का नाम है MNJK, MNJK। इसका मतलब ये हो गया कि जो KJ है ना वो B से कितना बना रहा है, 90। रियलिटी में ये देखो KJ B से कितना बना रहा है, 90। उधर जो ये MN है वो भी B से कितना बना रहा है, 90। अब हमने इस लूप में करंट फ्लो करा दी, तो करंट फ्लो हो रही है, सपोज कर लेते हैं I वैल्यू की करंट फ्लो हो रही है।
और लूप की जो डायमेंशंस हैं, हमने लूप को रेक्टेंगुलर सेलेक्ट किया है क्योंकि अगर आप हमसे पूछोगे लूप का एरिया क्या है तो फटाफट डायमेंशंस लेके सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ये नहीं कहता कि लूप रेक्टेंगुलर होना चाहिए, चाहे जैसा लूप हो। हमने यहाँ रेक्टेंगुलर लिया है तो लेंथ mn है जो कि jk के बराबर है, वो l के इक्वल होगी, और जो ये आपका ब्रेड्थ है वो nj है, दैट इज mk, वो b के इक्वल हो गया। करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है तो आप देखिए करंट लेंथ, करंट वाली लेंथ मैग्नेटिक फील्ड में है तो फोर्स लगेगा, फोर्स किस पर, nj पर। तो फंडा होता है ILB साइन थीटा। I माने करंट तो I ही है, L माने लेंथ तो लेंथ यहां पर nj है, B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड और साइन 0, क्योंकि थीटा क्या होता था, करंट और B के बीच का एंगल। अंदर की तो बात ये थी कि लेंथ एलिमेंट वर्सेस B, तो यहां पर B आपका ऐसा है और लेंथ भी ऐसे ही है, तो ये देखो 0 आ जाएगा। सिमिलरली आप km में चलें, F km, तो यहां से आ जाएगा I। अब सीधे डायरेक्ट आते हैं, L की जगह पर km और B फॉर मैग्नेटिक फील्ड साइन 180, 0 हो गया, क्योंकि साइन 180 भी क्या होता है, 0 ही होता है। अब बात करते हैं फोर्स इस पर mn पर, फोर्स mn, फार्मूला यही है I माने I, L माने mn, तो देखो mn की लेंथ कितनी है, L, और ये B और साइन 90, क्योंकि ये और ये आपस में 90 बना रहे हैं, तो ये हो गया ILB। फोर्स का मामला है, कौन सा रूल, फ्लेमिंग वाला रूल लगा दिया जाए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया जाए। तो फादर मीन्स थंब, मदर मीन्स 4 फिंगर, तो 4 फिंगर शुड बी अलोंग द B। तो ये लीजिए, पहले मैंने सेट किया B पर 4 फिंगर को, एंड सेंटर फिंगर शुड बी अलोंग द करंट, ये लीजिए। तो थंब किधर गया, अंदर की तरफ, बोलो भाई। तो ये जो फोर्स आया है ये हो गया डाउनवर्ड, अपनी कॉपी के डाउनवर्ड है। ये है 3D का मामला, लेकिन फिर भी इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, तो फिर भी इसको दिखाता हूं मैं। तो ये जो फोर्स है आपका mn पर, वो अंदर की तरफ है, इसका नाम हो गया FMN, वैल्यू इसकी ये रही ILB, और अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। अब मैं फोर्स निकालता हूं JK पर, तो F JK, I JK की लेंथ भी L है, क्यों भाई, JK की लेंथ भी L है। B फॉर यूनिफॉर्म है, 90 का मामला है, साइन 90, साइन 90 वाली बात क्लियर है ना, ये करंट फ्लो और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आ गया ILB। अब जरा देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, फिर से फ्लेमिंग वाला रूल। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया 4 फिंगर, और ये सेंट्रल फिंगर शुड बी, देखो थंब किधर जा रहा है, आपकी तरफ। तो अब आपके पास में जो फोर्स आया है ये तो अपवर्ड आ गया, पेपर के परपेंडिकुलर अपवर्ड आ गया। तो इसको भी दिखा देते हैं। तो ये लीजिए, इस पर लगने वाला फोर्स ये है, अब ये दोनों फोर्सेस जो आप देख पा रहे हो, इसका नाम है FJK। दोनों फोर्सेस वैल्यू में कैसे हैं, इक्वल, डायरेक्शन में कैसे हैं, अपोजिट, और लाइन ऑफ एक्शन कैसा है, पैरेलल। तो ये दोनों लोग मिलके क्या देंगे, टॉर्क। तो इस करंट वाले लूप पर टॉर्क आ जाएगा। तो टॉर्क निकाला जाए, टॉर्क ऑन लूप, टाउ इज इक्वल टू, तो फोर्स की वैल्यू
तो फोर्स की वैल्यू ये है और ये है, दोनों बराबर है, कोई भी वैल्यू ले लो। तो आई एल बी और अब है दोनों जो लाइन ऑफ एक्शंस हैं, यहां पर भी इस चीज को दिखा है मेन पिक्चर में। इस वाली पिक्चर में देखिए फोर्स कैसा था, अंदर की ओर, इस पर फोर्स कैसा जेके पे आया, बाहर की ओर, इसमें भी दिखाते हैं। तो ये फोर्स है अंदर की ओर, ये फोर्स अंदर की ओर, और जेके पर फोर्स है बाहर की ओर। तो जेके पर फोर्स आया है बाहर की ओर। तो ये दोनों फोर्सेस मिल करके टॉर्क बनाएंगे। तो यहां थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डायग्राम तो तभी बन पाएगा जब आप प्रैक्टिस में होंगे। और इस वाले पर फोर्स था बाहर की ओर। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए भाई। इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है और इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है। इसमें पॉइंट को कुछ नाम दे देता हूं। सपोज कर लेते हैं कि ये कोई नाम अभी रिपीट ना हो जाए, एम एन जे के आ चुका है। मान लेते हैं ये पी और क्यू है। अच्छा, इस वाले डायग्राम में अगर देखें तो ये रहा पी और ये रहा क्यू। तो दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, बी के इक्वल होगी। 3D में अगर चलें तो ये आपका लूप था, ये तो लूप का नाम था ये एम एन जे के। ये एम एन जे के ऐसा था, देखो इस पर ये फोर्स नीचे की तरफ है, इस पर ये फोर्स ऊपर की तरफ है। तो दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो गई, बी के इक्वल। तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई बी, ये बी। तो ये आ गया टाउ इज इक्वल टू आई, एल और बी मिलके एरिया हो गए और ये बी। टाउ इज इक्वल टू आ गया आई, ए फॉर एरिया और ये साथ में बी। अगर ये n टर्न्स की कॉइल होती तो फिर रिजल्ट क्या आता, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी। ये तो मैंने एक सिंगल लूप की बात करी है, n टर्न्स होते तो n यहां पर मल्टीप्लाई होता, टॉर्क की वैल्यू आ जाती आई एन ए बी। जहां पर ये जो a है वो है एरिया ऑफ लूप, तो ये आएगा L इंटू बी। अगर एक टर्न है तो L इंटू बी, तो n टर्न है तो क्या हो जाएगा n L इंटू बी। ये रिजल्ट आ गया। लेकिन ये रिजल्ट जो है आपका जनरल है या ऑर्डिनरी है, इस पर जरा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट जो है आपका ऑर्डिनरी है, जनरल नहीं है। अब इसको जनरलाइज करते हैं, ध्यान देना। जनरलाइज करने के लिए जो काम किया जा रहा है उस पर गौर करें। आपने जो पूरा का पूरा डिस्कशन किया है ये सोच के किया है कि एरिया वेक्टर बी से क्या बना रहा है, 90। एरिया वेक्टर बी से 90 बना रहा है। अगर एरिया वेक्टर बी से 90 ना बनाए, थीटा बनाए तो क्या होगा। अब आप देखो एरिया वेक्टर कैसा होगा। एरिया वेक्टर तो हमेशा ही लूप से क्या होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो अगर मैं यहां पर एरिया वेक्टर को दिखाऊं तो गौर करना जरा, एरिया वेक्टर को दिखाया जा रहा है ये एरिया वेक्टर का एरो, ये एरिया वेक्टर है भाई। तो अभी जो एरिया वेक्टर है वो बी के साथ
कैपिटल बी के साथ 90 बना रहा है। अगर ये एरिया वेक्टर, अब आप ध्यान देना, चालाकी से काम करना है। यहां पर मैं केवल P को निकालता हूं, Q को निकालता हूं, उन पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं उनको निकालता हूं और एरिया वेक्टर को निकालता हूं। तो ध्यान दीजिए इधर, अभी तो मामला PQ का ऐसा है, ये PQ ये है, मानते हो इस बात को? PQ जैसे मैंने बनाया वैसे ही है भाई। आपके पास में लूप ये है, यहीं पे तो P है, बोलो, और ये Q है। तो आप अपने हिसाब से देखो, सामने से तुमको PQ दिखेगा तो PQ ऐसा है, और इस PQ पर लगने वाला जो फोर्स है वो नीचे की ओर है। ये फोर्स है आपका नीचे की ओर। वैल्यू इसकी कहां से आएगी? ये रही फोर्स की वैल्यू ILB, और इस पर जो फोर्स है वो ऊपर की ओर है। वैल्यू कहां से आएगी? ILB, ये फोर्स है, और ये रहा एरिया वेक्टर। अगर हम इस लूप को टिल्ट करके रखें हल्का सा, ये ऐसे, ये मार्कर एरिया वेक्टर है, और ये देखो PQ। अब आप PQ पे जरा सा फोकस बनाइए, ये P और ये Q, ठीक है, और ये एरिया वेक्टर। अगर लूप ऐसे रखा जाता तो एरिया वेक्टर हल्का सा क्या हो जाता? ऑब्लिक हो जाता। चलिए, अगर हम लूप को टिल्ट करेंगे तो एरिया वेक्टर ऐसे नहीं रहेगा जैसे अभी है। अभी तो ये एरिया वेक्टर ये है। अब जब लूप हल्का सा टिल्ट होगा तो एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा? हल्का सा टिल्ट हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि टिल्ट होने पर P यहां पहुंच गया, P डैश हो गया, और टिल्ट होने पे Q यहां पहुंच गया, Q डैश हो गया। हाँ या ना, बोलो भाई। टिल्ट होने पर P कहां पहुंच गया? P डैश पर, और Q कहां पहुंच गया? Q डैश पर। फिर से आप सिचुएशन को समझें, ये P है ना, और ये Q है, ये Q है और ये क्या? P है। देखो टिल्टिंग, P ऊपर गया, Q नीचे गया। क्लियर है बात? तो आज की क्लास के स्टार्टिंग में हम कैलकुलेट करने वाले हैं टॉर्क की वैल्यू किसके ऊपर? करंट लूप पर। और इसका जो जनरल फार्मूला है उसका वो आता है NIAB साइन थीटा, और हमने अभी क्या निकाला है? NIAB। आना क्या चाहिए? NIAB साइन थीटा। तो NIAB साइन थीटा कैसे आता है उसके लिए एफर्ट चल रहा है। तो हेडिंग डालिए आप, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क इन करंट लूप, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क इन करंट लूप, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क इन करंट लूप, ये हेडिंग है। अपना बेस्ट दीजिए डायग्राम बनाने में। सबसे पहले ये डायग्राम बनाइए, केवल डायग्राम बनाइए। डायग्राम को मैं डॉटेड में बंद कर रहा हूं। जो भी अपना बेस्ट कर सकते हैं वो करिएगा। ये डायग्राम, और इसी का एक बगल में जो है सिंपल दिखाई देने वाला डायग्राम है। तो बोर्ड का जो पार्ट डायग्राम वाला डॉटेड वाले इस लूप से बंद किया जा रहा है वो बनाइए। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो और इससे भी बेहतर आप बना पाएंगे। अभी तो क्लास में आपको इसको बनाना है और फिर प्रैक्टिस में रखना है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है थ्योरी का ये क्वेश्चन, क्योंकि इसके डायग्राम में ही मेन काम करना पड़ता है, एंड दैट इज वाई बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। डायग्राम अगर दोनों बन गए हों तो यहां से स्टार्ट करिए। NJ पर फोर्स निकालिए, KM पर फोर्स निकालिए, MN वाले जो लेंथ है उस पर फोर्स निकालिए, और JK जो लेंथ है उस पर फोर्स निकालिए।
और किस तरीके से वहां टॉर्क डेवलप हुआ है, तो जैसे ही आप इन फोर्सेस को निकालेंगे और फिर टॉर्क की कंडीशन अभी रिवाइज कराई दी गई है। ये नोट करिए, ये एफ एम एन वाली लेंथ में, जे के वाली लेंथ में। जब ये सारे फोर्सेस आपके काउंट हो जाएं, नोट हो जाएं, तो यहां पर आ जाइएगा फॉर डायग्राम। जो डायग्राम है वो किस तरीके से तुमने सेट किया है। तो पहली बात, हमने जो डायग्राम सेट किया उसमें कैपिटल बी और एरिया वेक्टर आपस में 90 बना रहे हैं। हमने जो डायग्राम सेट किया है उसमें लूप लिया है रेक्टेंगुलर वाला। हमने जो डायग्राम सेट किया है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, नंबर ऑफ टर्न्स। 3 बातें ये डायग्राम के बारे में आप बता दीजिए। यहां लूप लिखा हुआ है, आप क्वाइल के लिए सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली लूप के लिए बात हो जाती है। तो जैसे ये सारे फोर्सेस आपके काउंट हो जाएं, आप ये अपने डायग्राम की इंफॉर्मेशन दीजिए ताकि पता चल जाए कि यहां पर आपने 90 क्यों लिखा है, 180 क्यों लिखा है, वो डायग्राम में दिखाई दे रहा है। फिर ये टॉर्क निकालिए। टॉर्क की वैल्यू आ रही है IAB। फॉर n टर्न की बात कर लें, फॉर n टर्न्स कॉइल, तो टॉर्क की वैल्यू आ गई NIAB। लेकिन हमको तो लाना है जनरल फार्मूला NIAB sin थीटा, क्योंकि जो ये रिजल्ट आया है अपना टॉर्क का, ये रिजल्ट तब आया है जब एरिया वेक्टर कैपिटल ए इज परपेंडिकुलर टू कैपिटल बी, तब ये टॉर्क आया है। अगर एरिया वेक्टर कैपिटल बी के साथ परपेंडिकुलर ना हो तो फिर कितना आएगा टॉर्क, वही देखना है कि अगर एरिया वेक्टर कैपिटल बी के साथ परपेंडिकुलर ना हो तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स और करेंगे। तो ध्यान देना, ये रिजल्ट आ चुका है, लेकिन स्पेशल केस है, जनरलाइज करना है इसको। तो आपके पास में जो कॉइल है वो ये है। एक बार अपनी कॉपी देख करके जरा डायग्राम में कॉइल का नाम बोलो, क्या था, M N J K ये था, और यहां पर P था और सामने Q था, ये P ये और Q ये। P पर जो फोर्स है वो अंदर की ओर है और Q पर जो फोर्स है वो बाहर की ओर है। मतलब जो दिखा रहे हैं वैसा फीलिंग आपको नहीं करना। P पर फोर्स ये अंदर की ओर है और Q पर फोर्स बाहर की ओर है। बताओ एरिया वेक्टर ये आपकी तरफ होगा, इसी डायग्राम को अलग कर रहा हूं मैं। तो ये रहा P और ये है Q। P पर फोर्स अंदर की ओर है और Q पर फोर्स बाहर की ओर है। तो अंदर की ओर जो फोर्स है मैं उसको ऐसे दिखा रहा हूं, और बाहर की ओर जो फोर्स है वो ऐसे दिखा रहा हूं। तो P पर फोर्स अंदर की ओर है और Q पर फोर्स बाहर की ओर है, लेकिन मैंने बगल में जो डायग्राम दिखाया है, यानी ये वाला फोर्स अंदर की तरफ है और ये वाला फोर्स बाहर की तरफ है।
और जो एरिया वेक्टर है वो पी क्यू के साथ ऐसे आपकी तरफ होगा, तो एरिया वेक्टर ये रहा, एरिया वेक्टर ए। अब हमने इस लूप को टिल्ट कर दिया। एक बार फिर से प्रैक्टिकल देख लीजिएगा। ये आपका P है, ये आपका Q है। P पर फोर्स कैसा है? अंदर की तरफ यानी नीचे की तरफ, और Q पर फोर्स कैसा है? बाहर की तरफ। अब ये कॉइल जो है वो टिल्ट हो रही है, तो जो ये P वाला पॉइंट है वो ऊपर जा रहा है, Q वाला पॉइंट नीचे जा रहा है। तो P वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है और Q वाला पॉइंट नीचे जा रहा है। तो देखिए P वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है, P डैश बन गया, और Q वाला पॉइंट नीचे जा रहा है, Q डैश बन गया। ठीक है, क्लियर इतनी बात? एरिया वेक्टर PQ के साथ कितना बनाएगा? 90। तो घूमने के बाद भी एरिया वेक्टर P डैश Q डैश के साथ कितना बनाएगा? भाई मैंने कहा कि P से वो ऊपर गया तो मान लो P डैश है, ये है तो P ही ना। जिसको मैंने P डैश लिखा है एक्चुअल में वो है क्या? P। और जिसको मैंने लिखा है Q डैश वो भी क्या है? तो अब इन दोनों को अगर मिलाया जाए, तो अगर इन दोनों को मिलाया गया तो एरिया वेक्टर तो PQ से हमेशा क्या बनाएगा? 90 बनाएगा। तो इन दोनों को जरा मिला देते हैं डॉटेड लाइन से। और देखो भाई एरिया वेक्टर P डैश Q डैश से भी 90 बनाएगा। आपको समझाने के लिए वो P डैश Q डैश है, लेकिन रियलिटी में वो है क्या? PQ ही तो है। एरिया वेक्टर तो P डैश Q डैश से 90 ही बनाएगा। स्केल हमारी P डैश Q डैश पे 90 होनी चाहिए। तो ये एरिया वेक्टर है, इसको मैंने A डैश कर दिया। डैश लगा के केवल ये आपको फील कराना है कि पहले क्या था और अब क्या हो गया। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर जो नया डायग्राम बना हुआ है, टिल्टिंग के बाद P पहुंच गया है P डैश पर, Q आ गया है Q डैश पर, और P से Q की लेंथ कितनी है? B। एरिया वेक्टर हमेशा PQ पे परपेंडिकुलर था, तो जब ये आपका जो है कॉइल टिल्ट होगा तो एरिया वेक्टर भी टिल्ट होगा। जो कॉन्सेप्ट वाली बात है वो ये कि जैसे एरिया वेक्टर PQ के साथ में 90 बना रहा था, तो टिल्ट होने के बाद में भी जो एरिया वेक्टर है वो P डैश और Q डैश से क्या बनाएगा? 90। हमने इस वाले एंगल को अल्फा ले लिया और इस वाले एंगल को थीटा ले लिया, ताकि फ्यूचर में ये बात फेमस की जा सके कि डिस्कशन में थीटा क्या था? एरिया वेक्टर वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल था। फिर ये पूरा 90 था, ये 90 माइनस थीटा आ गया, ये पूरा फिर से 90 था, तो ये थीटा आ गया, ये 90 माइनस थीटा आ गया, और ये थीटा आ गया। और ये मैग्नेटिक फील्ड को देखते रहो, ये B है डायरेक्शन में। फोर्स टॉर्क निकालने का फार्मूला लिखा, तो फोर्स की वैल्यू ILB। अब जो दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? SQ डैश। यहाँ लिखा मैंने SQ डैश। जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है SQ डैश P डैश, साइन थीटा लगाया, B साइन थीटा आ गया। SQ डैश की वैल्यू B साइन थीटा, L और B को पास पास किया, एरिया बन गया। एन टर्न्स की बात कही तो ये आ गया। जो ये रिजल्ट आया ये जनरल है। अब देखो इस रिजल्ट से तुम उसको निकाल सकते हो। जैसे ही तुमने कहा कि एरिया वेक्टर B से 90 बनाएगा, थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे? 90, साइन 91 हो जाएगा, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? NIAB। तो जब एग्जाम में प्रूफ करना हो कि टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा प्रूफ करिए, तो हम जो है हल्का सा वो पहले वाला डायग्राम जो पहले वाला डेरिवेशन था उसको कर दें और फिर यहीं पर अपनी सारी बातें बता दें कि अगर एरिया वेक्टर B के साथ 90 नहीं बनाता, थीटा बनाता है, तो उस केस में टॉर्क का फार्मूला क्या बनेगा? क्या निकल के आता है? NIAB साइन थीटा। जो इस फार्मूले में ये NIA है, ये कैपिटल M हुआ करता था,
भूल गए क्या? भूल गए? कैपिटल एम बराबर था NIA और इस कैपिटल एम को नाम क्या देते थे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ भाई। कैपिटल एम बराबर NIA, तो कैपिटल एम बराबर NIA, वेक्टर किस पे लगेगा? एन पे तो लगेगा नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स है। आई पे लगेगा नहीं क्योंकि करंट है, स्केलर है। एरिया पे वेक्टर लगा सकते हो ना, तो जब एरिया पे वेक्टर लगेगा तो एम पर भी वेक्टर आ जाएगा। तो क्या मैसेज आ रहा है? जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वही कैपिटल एम की भी डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब यहां पर आ गया एम बी साइन थीटा। अगर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखें तो लिख सकते हैं एम क्रॉस बी। बोलो, समझना पड़ेगा बात को। क्या जो बात यहां पे समझने वाली है, थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड कैपिटल बी। एरिया वेक्टर को हमने ए से लिखा है, रोटेट करने के बाद ए डैश बना लिया। आप और हमारे जो है बीच की ये बात है कि पी पी डैश, लेकिन वो है क्या? पी ही तो है। और क्यू क्यू डैश, लेकिन है क्या? वो क्यू ही तो है। पोजीशन बदलने के बाद सिचुएशन लिखी गई है। इसी तरह से एरिया वेक्टर ए डैश एक्चुअली में है क्या? ए ही है। और यहां पर भी अभी हमने लॉजिकल वे में आपसे बताया कि एन और आई में तो कोई वेक्टर होता नहीं है। जैसे तुमने एरिया पे वेक्टर लगाया तो एम पर भी वेक्टर आ गया, यानी कि थीटा को ये भी तो कह सकते हैं एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर की जगह पे क्या लिख दे? कैपिटल एम वेक्टर एंड कैपिटल बी वेक्टर। अरे बोलो भाई। तो ये आ गया सिचुएशन टॉर्क की, तब जब एरिया वेक्टर कैपिटल बी से 90 नहीं बनाएगा। ठीक है ना? तो उसके आगे एक छोटा सा स्टेप लिखो, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क व्हेन, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क व्हेन एरिया वेक्टर फॉर्म एंगल थीटा विद डायरेक्शन ऑफ कैपिटल बी। एरिया वेक्टर फॉर्म एंगल थीटा विद डायरेक्शन ऑफ कैपिटल बी। उस समय टॉर्क की कैलकुलेशन क्या होगी? जब एरिया वेक्टर कैपिटल बी के साथ थीटा बनाएगा। तो ये डायग्राम रहेगा, बगल में उसके ये डायग्राम रहेगा, फिर ये पूरी कैलकुलेशन एम क्रॉस बी। दिमाग की बत्ती जली होगी। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क कितना आया था? P क्रॉस E। भाई देखिए, आपने यहां पर NIA को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यों कहा है, उसका भी एक लॉजिक मिल गया। जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते थे तो टॉर्क का फार्मूला क्या आया था? PE साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था वहां पे क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड। और E से पहले जो P है वो क्या कहलाता था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर B के पहले क्या पड़ा हुआ? NIA। तो कंपैरेटिवली इसको क्या नाम दिया गया? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। लिखिए एक प्रॉब्लम। लूप एरिया 4040 मीटर स्क्वायर। लूप एरिया 40 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर। कैपिटल B इज इक्वल टू 10 टेस्ला। लूप एरिया 40 मीटर स्क्वायर, कैपिटल B 10 टेस्ला, फुल स्टॉप। प्लेन ऑफ लूप, प्लेन ऑफ लूप फॉर्म FORM, फॉर्म एंगल 60 डिग्री with direction of B. Plane of loop form angle 60 degree with direction of B. Find torque.
फाइंड टॉर्क, नंबर ऑफ टर्न्स वहां पे हैं 100, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 100। अभी अभी आपने लूप पर टॉर्क निकालने का फार्मूला ये देखा है और क्वेश्चन आपको इसी फार्मूले पर दिया गया है। जो एरिया है लूप का वो दिया गया है, तो एरिया कितना दिया गया है लूप का 40 मीटर स्क्वायर, ए फॉर एरिया 40 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए गए, करंट दी गई है, करंट भी लिख लो। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए थे 100 और करंट इन लूप है 1 एम्पियर, करंट इन लूप 1 एम्पियर। तो कैपिटल ए दिया गया है 40 मीटर स्क्वायर, कैपिटल बी दिया गया है 10 टेस्ला, आई बराबर कितना है 1 एम्पियर, एन बराबर है 100। नाउ डिसाइड द थीटा एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। लड़ाई मैंने यहां थीटा की है। थीटा क्या होता है, कैसे फेमस कर रहे हो थीटा को, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड कैपिटल बी। एरिया वेक्टर और कैपिटल बी के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द थीटा। तो इस प्रॉब्लम में थीटा क्या है, जवाब दीजिए इस प्रॉब्लम में थीटा क्या है, आंसर तो निकल ही आएगा फिर। इस प्रॉब्लम में थीटा क्या है, थीटा बोलो इस प्रॉब्लम में क्या है 30 और 30 150 नहीं है क्या। चलिए देखते हैं थीटा का पता लगाते हैं, थीटा का पता लगाते हैं। बहुत क्लियर मैसेज आया है कि ये जो बी है, ध्यान दो क्वेश्चन में, ये बी है और ये लूप का प्लेन है, लूप प्लेन, क्वाइल का प्लेन, क्वाइल कह लो लूप कह लो, ये प्लेन है, लाइन से बनाया है। तो क्वेश्चन में कहा कि लूप का जो प्लेन है वो बी से कितना बना रहा है 60। मुझे तो चाहिए एरिया वेक्टर कितना बना रहा है, तो एरिया वेक्टर लूप के प्लेन से कितना बनाता है 90। भाई लूप का प्लेन, अगर मैं इस कॉपी को लूप बना दूं तो ये लूप है और स्केल को आपका बी बना दूं, ये स्केल है, स्केल बी है, ये लूप है। तो पूरा पूरा लूप, ये लूप बी से कितना बना रहा है 60। हमको तो क्या चाहिए एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर तो लूप से क्या होता है 90, प्लेन लूप के प्लेन से क्या होता है 90। तो एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर जो होगा वो लूप के प्लेन से कितना बनाता है 90। तो सब मिला करके जो हमारे मतलब की चीज थीटा है वो कितनी हो गई 150। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 150। एक चॉइस तो ये है, एक चॉइस तो ये है। आगे चलते हैं, देखो लूप का प्लेन थोड़ा बड़ा कर लो, बोलो यार लूप का प्लेन बड़ा कर ले। तो लूप का प्लेन ये है। अब एरिया वेक्टर तो हम 90 डिग्री पर बना सकते हैं, नीचे की तरफ भी तो बना सकते हैं। ये देखिए ये रहा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा लूप के प्लेन से कितना बनाता है 90। तो हमें तो चाहिए एरिया वेक्टर बी से कितना बनाता है, तो 90 से 60 करो माइनस कितना आ गया 30। यानी इस क्वेश्चन का थीटा या तो 150 लेना है या फिर 30 लेना है। इस क्वेश्चन का थीटा 60 नहीं लेना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नोट कर लीजिए। तो जो लोग थीटा 150 लेंगे, यहां का थीटा 150 भी है सही और यहां का थीटा है 30 भी सही। 150 के केस में टॉर्क की वैल्यू और 30 के केस में टॉर्क की वैल्यू वही आएगी, बट एक नेगेटिव आएगी तो एक कैसी आएगी पॉजिटिव। और टॉर्क जो है एंटी टॉर्क नेगेटिव में भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, टॉर्क प्लस में भी होता है। सबसे बड़ी बात है केवल थीटा को लेकर के जो बहस हो रही है। तो कब लूप का प्लेन बी से थीटा एंगल बनाता है,
क्वेश्चन में, और कब लूप का एरिया वेक्टर बी से एंगल बनाता है, क्वेश्चन को पढ़ करके आपको इसी बात पर ध्यान देना है। क्वेश्चन को पढ़ें तो इस बार इस क्वेश्चन में जो तुम कर रहे हो वो लूप के प्लेन ने बी से 60 बनाया है, तुम्हें क्या चाहिए, एरिया वेक्टर ने कितना बनाया है। एरिया वेक्टर हमेशा लूप प्लेन से 90 बनाता है। क्लियर कर पा रहे हैं आप बात को? अब आप अगर आंसर निकाल रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है हमारा। अरे यार ये थीटा की बात क्लियर हो गई, इस पेज छोड़िए, आंसर निकालते रहिएगा। जो लोग 150 लेंगे उनका आंसर, और जो लोग 30 लेंगे उनका आंसर क्या आएगा, सेम, बट एक प्लस में आएगा तो दूसरा माइनस में आएगा। चलिए एक नया क्वेश्चन लिखिए। कॉइल एरिया 4 मीटर स्क्वायर, कॉइल एरिया 4 मीटर स्क्वायर, कॉमा करंट 1 एम्पियर, कॉइल एरिया 4 मीटर स्क्वायर, कॉमा करंट 1 एम्पियर, कॉमा नंबर ऑफ टर्न्स 20, नंबर ऑफ टर्न्स 20, कॉमा कैपिटल B इज इक्वल टू 1 टेस्ला, कैपिटल B इज इक्वल टू 1 टेस्ला, फुल स्टॉप। फाइंड टॉर्क, फाइंड टॉर्क इफ लूप प्लेन form angle 30 degree with direction of capital B. Loop plane form angle 30 degree with direction of capital B. तो यहां का थीटा कितना होगा, अब की बार का एरिया कितना है, 4 मीटर स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है, 1 टेस्ला, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 20, करंट कितनी है 1 एम्पियर। अब की बार इस क्वेश्चन में जो एंगल दिया गया है लूप प्लेन वर्सेस भी दिया गया है ना, ये देखो लूप का प्लेन, कॉइल का प्लेन, अब की बार ये एंगल दिया गया है 30, तो एरिया वेक्टर तो 90 बनाता है ना लूप के प्लेन से, तो तुम्हारे मतलब का थीटा अब की बार क्या होगा 120, और यहां से अगर आप सोचोगे तो कितना होगा 60। तो इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है सिवाय इस बात के कि थीटा की वैल्यू या तो 120 होगी और या फिर कितनी होगी 60 होगी। तो थीटा पे ही ध्यान देते हुए इस पेज छोड़िए और आंसर निकालते रहिएगा। आंसर दोनों तो सेम आएगा, जब आप थीटा 120 लेंगे, जब थीटा आप 60 लेंगे, आंसर दोनों से सेम आएगा, एक प्लस में आएगा दूसरा माइनस में आएगा। तो टॉर्क कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है, वैलिड है, हटा रहे हैं इसको। हिंट बहुत है सफिशिएंट, क्यों भाई, इन दोनों क्वेश्चंस को देख करके क्या फाइनल किया, हमें जो थीटा चाहिए वो एरिया वेक्टर का बी से चाहिए, बातें नहीं भाई, हमें जो थीटा चाहिए वो किसका चाहिए, एरिया वेक्टर का बी से। कभी कभी वो थीटा देता है एरिया वेक्टर का नहीं, लूप के प्लेन का बी से। अगर लूप का प्लेन बी पर 90 डिग्री है तो एरिया वेक्टर बी के साथ क्या बनाएगा, ये बी है और ये लूप है भाई, ये देखो लूप का प्लेन, तो लूप का प्लेन बी से 90 बना रहा है, तो एरिया वेक्टर बी से क्या बनाएगा, या तो 0 बनाएगा या 180 बनाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर प्लेन से कितना बनाता है हमेशा 90, ये देखिए, तो बी के साथ 0 बनाएगा। इधर की तरफ अगर बनाओगे तो बस इस बात पे ध्यान देना, तो यहां पे 180 बनाएगा। इतनी सी बात का ध्यान रखोगे तो जिन क्वेश्चंस में गलती होती है
वहां नहीं होगी। कंप्लीट। तो कई सारे क्वेश्चन आपको इस तरह के मिलेंगे।